हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से हर्षवर्धन के विषय में बात करूंगी। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में बात करते हैं तो इसमें हर्षवर्धन का स्थान बहुत ही विशेष है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन उस समय के प्राचीन भारत काल में गुप्त वंश के पतन के पश्चात फिर से भारत को सशक्त तौर पे स्थापित करने के वजह से भी हर्षवर्धन को याद किया जाता है। मेरा ये प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित, उसका समावेश मैं अपने इन वीडियोस में कर सकूं। मेरा ये भी प्रयास होता है कि जितने भी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका भी समावेश मैं इन वीडियोस में कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मैंने फैक्ट्स अपने इन वीडियोस में डाला है आप लोगों को सफलता अर्जित करने में मदद पहुंचाएगी। यदि हम हर्षवर्धन के विषय में बात करें तो हर्षवर्धन को प्राचीन भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू राजा के तौर पे याद किया जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल की विशेषता यह रही थी कि इस काल में न सिर्फ गुप्त वंश के पतन के पश्चात फिर से भारत में एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी, परंतु इस कारण भी कि उस समय प्रशासनिक तंत्र को पुनः मजबूती के साथ भारत में स्थापित किया जा सका था। और थर्डली हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हर्षवर्धन के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। ऐसा शायद ही कोई हम कह सकते हैं कि शासक रहा हो प्राचीन भारतीय इतिहास में जिसमें हम रिलीजियस जो है इतना अधिक प्रोग्रेस किसी एक धर्म को लेकर के देखते हैं। और जिस समय विघटित हो चुका था संपूर्ण भारतीय स्थिति, यदि हम राजनीतिक परिवेश में बात करें तो उसको भी सुदृढ़ता प्रदान करने में हर्षवर्धन की उल्लेखनीय भूमिका रही थी। और इसी के संबंध में आगे आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करूंगी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से उल्लेखित गुप्त वंश के पतन के पश्चात लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्धन वंश की नींव पुष्यभूति नामक शासक के द्वारा रखी गई थी। यही कारण है कि वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी पुकारा जाता है। अब यहाँ पे जो है एग्जाम के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन किस वंश को बिलोंग करता था। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि वो पुष्यभूति वंश को बिलोंग करता था। यदि हम इसके राजधानी के विषय में बात करें तो इस वंश की जो राजधानी रही थी वह थानेश्वर रहा था। अब यहाँ पे यदि हम हर्षवर्धन के विषय में बात करें तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे महान सम्राट रहा था। हर्षवर्धन को हम शिलादित्य, परम भट्टारक, सकलोत्तर पथनाथ, मोक्षदेव, हातिम के नाम से जानते हैं तथा ऐसी उपाधियों से वह सुशोभित रहा था। हर्षवर्धन को उसके दान देने के गुण के कारण हातिम कह करके भी पुकारा जाता था। तो यहाँ पे जो है ये हातिम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर में हर्षवर्धन को हम हातिम के उपाधि से क्यों अलंकृत करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वह बहुत अधिक दान दिया करता था। और यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट ये जो उपाधियाँ उन्होंने ग्रहण की थी, जैसे कि ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि शिलादित्य के नाम से किस शासक को हम जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे हर्षवर्धन होगा। यहाँ पे यदि हम हर्षवर्धन के विषय में बात करें तो हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में किसी भी विषय में जानकारी होने के लिए साहित्यिक स्रोतों पर हम निर्धारित होते हैं या आधारित होते हैं, और इसी के विषय में आगे आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूंगी। यदि हम बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में तो 3 जो है लेख वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला है 613 ईस्वी के मधुबन लेख, 628 ईस्वी का बांसखेड़ा लेख, और नेक्स्ट जो है 633-34 का ऐहोल लेख। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। और यदि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए इस संदर्भ में कि कौन से लेख हर्षवर्धन के शासनकाल से रिलेटेड हैं, तो उनमें मधुबन लेख, बांसखेड़ा लेख और ऐहोल लेख आता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य जो साहित्यिक स्रोतों के विषय में जिसके आधार पे हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है, तो उसमें प्रमुखता हम देखते हैं कि बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित रहा है। यदि हम बात करें यहाँ पे और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाण भट्ट के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है,
तो ये हर्षचरित है। और बाण भट्ट के विषय में जैसा कि हम जानते हैं कि ये राजकवि रहे थे हर्षवर्धन के शासन काल में। यदि हम बात करें कि कौन से चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे, जिनके द्वारा जो है हमें हर्षवर्धन के शासन काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो उनका नाम ह्वेन-सांग है तथा इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसे हम सी यू की के नाम से जानते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ह्वेन-सांग के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी रही है, तो उसका नाम सी यू की है। हर्षवर्धन के विषय में यदि हम बात करें तो उसके द्वारा जो है लेखन कार्य में भी वो संलग्न रहा था और इसके द्वारा जो 3 प्रमुख पुस्तकें रही हैं उसके विषय में यदि बात की जाए तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों से ही हमें हर्षवर्धन के शासन काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यहाँ पे यदि हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के संदर्भ में तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित कौन कौन सी पुस्तकें रही हैं ये पूछा जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली रहे हैं। और अन्य जो इतने भी साहित्यिक स्रोतों के विषय में यदि हम बात करें तो उनमें सोनपत से प्राप्त तांबे की मुहर से भी हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम यदि देखें कि हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में हमें किससे जानकारी और अधिक प्राप्त होती है, तो यहाँ पे एक जो चीनी यात्री आए थे भारत जिनका नाम इत्सिंग है, उनके द्वारा भी भारत में रहते हुए उन्होंने हर्षवर्धन के विषय में भी यहाँ पे चर्चा की है। यही नहीं, हर्ष के शासनकाल के बाद जो चीनी यात्री आए थे इत्सिंग, उन्होंने 673 में ये भारत आए थे और 688 तक वो भारत में रहे थे। उनके विवरण से भी हमें हर्षवर्धन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे यदि हम बात करें हर्षवर्धन के विषय में कि किस प्रकार से वो राजगद्दी पे बैठा और राजगद्दी पे आते के साथ में उसे कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसके विषय में हम आगे अभी बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के साथ ही साथ उसके समक्ष 2 प्रमुख कार्य रहे थे। पहला कार्य अपनी बहन राजश्री को ढूंढना और दूसरा कार्य अपने भाई तथा बहनोई की हत्या का बदला लेना। मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा राजश्री के पति राजा ग्रहवर्मन को पराजित करते हुए राजश्री को कैद कर लिया गया था। हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा कर दी गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल के जंगलों में ढूंढ निकाला था, जिस समय वह सती होने जा रही थी। अब यहाँ पे जो है जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड, पहला तो ये कि हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था, तो उसका नाम राजश्री रहा था। कौन जो उस समय बौद्ध भिक्षु रहा था जिसने हर्षवर्धन की मदद की थी राजश्री को ढूंढने में, तो उसका नाम जो है वो दिवाकर मित्र रहा था। कहाँ पे जो है वो सती होने जा रही थी, तो यह विंध्याचल के जंगलों में जब उसे ढूंढ निकाला था वहां पे वो सती होने जा रही थी। यदि हम यहाँ पे बात करें जितने भी उसके विजयों के विषय में हर्षवर्धन के, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अपने बहन को ढूंढ लेने के पश्चात हर्षवर्धन शशांक से बदला लेने के लिए निकल पड़ा था। यह समाचार सुनते ही शशांक भाग गया, किंतु हर्ष ने उसे बंगाल में हराकर बंगाल पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। बंगाल का शासक रहा था शशांक, और इसके विषय में भी जो है हमें बहुत अधिक क्लियर जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसे पराजित हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रहवर्मन की हत्या के बाद कनौज का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री तथा कनौज के मंत्रियों के सुझाव पर कनौज का शासक बन गया था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं क्योंकि राजश्री का कोई भी उत्तराधिकारी उस समय नहीं रहा था, इस वजह से मंत्रियों के सुझाव पर हर्षवर्धन ने इसे अपने शासन के अधीन ले लिया था और इनडायरेक्टली यहाँ पे उसका शासक भी बन गया था, तथा उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज हस्तांतरित कर लिया था। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के संदर्भ में यदि बात की जाए तो कनौज जो है कैपिटल कौन सा रहा था हर्षवर्धन का पूछा जाए तो कनौज जो है वो हर्षवर्धन का कैपिटल रहा था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। वास्तव में हर्षवर्धन न सिर्फ एक महान सैनिक था
बल्कि एक महान विजेता और शासक भी था, और यही कारण है कि अपने इन व्यक्तिगत गुणों के कारण उसने थानेश्वर जैसे एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में हमें ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन ने सम्राट बनने के साथ ही साथ 6 वर्षों में भारत के 5 खंडों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये 5 खंडों को हम पंचगौड़ के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें कि ये 5 जो गौड़ थे वो कौन थे, तो इनमें सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उत्कल आते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत छोटा समय रहा था, यह अंतराल रहा था 6 वर्षों का, जिसके अंदर ही उसने 5 खंडों पर विजय हासिल कर ली थी। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है एक वो कुशल सैनिक भी रहा था, जिसने इतने कम समय में अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया था। यद्यपि इन 5 खंडों के विजय का विवरण पूर्ण रूप से ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, जिसे कुछ इतिहासकार काल्पनिक मानते हैं। बाण भट्ट के द्वारा इस विजय अभियान में सिंध, हिम प्रदेश और नेपाल को भी शामिल किया गया है। जब हर्षवर्धन शशांक से बदला लेने के लिए जा रहा था, उस समय कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने एक दूत भेजकर संधि का प्रस्ताव हर्षवर्धन के समक्ष रखा था। शशांक और भास्कर वर्मा परस्पर शत्रु थे और हर्ष ने इस स्थिति को देखते हुए भास्कर वर्मा से संधि कर ली, और इसका फायदा उसे शशांक के विरुद्ध अभियान में प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है उसका उस समय कामरूप के शासक के साथ में भी संबंध रहा था और उसने उसके साथ संधि की थी, जिसका फायदा उसे शशांक के विरुद्ध मिला था। यहाँ पे यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कामरूप के शासक उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में कौन रहे थे, तो उनका नाम भास्कर वर्मा था। यद्यपि प्रारंभिक अभियान में शशांक के विरुद्ध हर्ष को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु शशांक की मृत्यु के पश्चात भास्कर वर्मा के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात शशांक के द्वारा गुप्त वंश के शूरसेन को कन्नौज का शासक बना दिया गया था। हर्षवर्धन ने उसे पराजित कर कन्नौज उसे छीनकर अपनी बहन राजश्री और मंत्रियों के परामर्श पर वहां अपनी शासन व्यवस्था कायम कर ली थी। हर्ष के साम्राज्य विस्तार की एक उल्लेखनीय घटना है वल्लभी राज्य पर आक्रमण। मालवा, कच्छ और सौराष्ट्र तक वल्लभी का राज्य फैला हुआ था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वल्लभी जो राज्य रहा था, इसको अपने अधीन लाते हुए जो है हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी दिशा की ओर और तथा इसे बढ़ाते हुए दक्षिण दिशा की ओर लाने का प्रयास कर रहा था। बाण भट्ट के अनुसार हर्षवर्धन 5,000 हाथी, 20,000 घोड़े और 50,000 पैदल सैनिकों को लेकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा था। वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय शक्तिशाली था। वल्लभी पर आक्रमण के क्रम में हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे वल्लभी के शासक के विषय में यदि बात की जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन था, तो इसका नाम ध्रुवसेन द्वितीय है। यदि और अधिक हम इसके विषय में चर्चा करें यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं कि हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है गुजरात अभिलेख से, जिसमें ये उल्लेखित है कि हर्ष के द्वारा वल्लभी पर आक्रमण किया गया था तथा पराजित होने के पश्चात भी वल्लभी को गद्दी दे दी गई थी। वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह कर एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया था। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हर्षवर्धन के द्वारा स्थापित करते हुए उस समय ध्रुवसेन द्वितीय के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाने का उसने कार्य किया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह गुजरात के अभिलेख से प्राप्त होता है। ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ध्रुवसेन की पुत्री के साथ में जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए थे हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में, इसकी जानकारी हमें गुजरात के अभिलेख से प्राप्त होती है।
हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध के संदर्भ में बाणभट्ट के द्वारा यह बताया गया है कि 608 ईस्वी में हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया था, लेकिन ह्वेत्सांग का मत ऐसा नहीं है और उन्होंने इससे अपनी सहमति नहीं दिखाई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विरोधाभास रहा है उस समय के जो कॉन्टेम्प्ररी साक्ष्य हमारे समक्ष आते हैं साहित्यिक तौर पे, उसमें भी और अभी भी इतिहासकारों के मध्य ये विवाद का विषय है कि पुलकेशिन द्वितीय पर हर्षवर्धन ने सफलता अर्जित की थी कि नहीं, या उसे परास्त किया था कि नहीं। हर्षवर्धन के द्वारा सिंध के विरुद्ध भी सैन्य अभियान किया गया था। बाणभट्ट के अनुसार हर्षवर्धन के द्वारा सिंध के राजा को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया गया था। यहाँ भी ह्वेनसांग बाणभट्ट के इस बात से सहमत नहीं है। यदि हम हर्षवर्धन के शासनकाल के समय साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में और अधिक चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा कश्मीर पर अधिकार करने के संदर्भ में बाणभट्ट और ह्वेनसांग दोनों ही सहमत नजर आते हैं। हर्षवर्धन ने कश्मीर से भगवान बुद्ध के दांत को लाकर कनौज में गाड़ दिया था। हर्षचरित से भी हमें यह पता चलता है कि हर्ष के द्वारा किसी तुषार धवल पर्वतीय प्रदेश के कर ग्रहण की साक्ष्य भी हमें प्राप्त होती है। अब आगे यदि हम और अधिक बात करें इसके विषय में तो हर्ष के द्वारा नेपाल पर आक्रमण कर उसे भी अपने अधीन कर लिया गया था और इतिहासकार इसके समर्थन में नेपाल में प्रचलित हर्ष संवत 606 ईस्वी को आधार मानते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है ये है कि हर्ष संवत को कब से माना जाता है, तो यह 606 ईस्वी है। नेपाल पर आक्रमण किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा या नहीं, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के संदर्भ में बात करें तो। और साथ ही साथ ये कि भगवान बुद्ध के जो दांत है उसको ला करके कहाँ पे गाड़ा गया था, तो वो कनौज में गाड़ा गया था। तथा यहाँ पे कौन से पर्वतीय प्रदेश के विषय में जानकारी हमें हर्षचरित से प्राप्त होती है, तो वो तुषार धवल रहा है। और कश्मीर पर आक्रमण किया था कि नहीं हर्षवर्धन, तो इसके विषय में भी हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया था, क्योंकि इस पे जो है बाणभट्ट और ह्वेनसांग दोनों ही एक मत नजर आते हैं। हर्ष के द्वारा नेपाल पर आक्रमण किया गया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हर्षवर्धन ने उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी, जिसमें औद्र अर्थात उत्तरी उड़ीसा और कोगोंडा अर्थात दक्षिणी उड़ीसा शामिल था। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि उड़ीसा के विषय में यदि हम बात करें तो फर्स्टली कि हाँ जो हर्षवर्धन है उस पे कुछ क्षेत्रों पर विजय हासिल की थी। साथ ही साथ ये कौन से क्षेत्र रहे थे यदि उसकी बात की जाए तो ये औद्र था और दूसरा कोगोंडा। अब यहाँ पे यदि ऑब्जेक्टिव्स के संदर्भ से या कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें कि औद्र जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो उत्तरी उड़ीसा है और कोगोंडा जो है वो दक्षिणी उड़ीसा है। अपने विजय अभियान से हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी भौगोलिक सीमा असम से कश्मीर तथा हिमालय से विंध्याचल तक फैली हुई थी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जिस समय गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पूरा भारत छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त नजर आ रहा था, जिसमें कि मुख्यतः पुष्यभूति वंश भी रहा था। हर्षवर्धन के शासन पर आसीन होने के साथ ही हम देखते हैं कि फिर से पुनः भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो पाई थी। साम्राज्य का विस्तार हुआ था, केंद्रीय शासन की स्थापना हो पाई थी। तथा यदि हम बात करें इसके भौगोलिक सीमा के विषय में तो हम ये देखते हैं कि यह असम से कश्मीर तक तथा हिमालय से विंध्याचल तक विस्तृत रहा था। माना यह भी जाता है कि नर्मदा तक जो है इसका एक्सपेंशन साम्राज्य का हो गया था, क्योंकि जब उसका द्वंद्व स्टार्ट हुआ था देवगुप्त के साथ में और साथ ही साथ पुलकेशिन द्वितीय के साथ, तो इसका साम्राज्य विस्तार का जो है हम देख सकते हैं कि पश्चिमी दिशा में और दक्षिणी दिशा में होना प्रारंभ हो चुका था उसी समय में। हर्षवर्धन के शासनकाल को हम यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि जितना इसके साम्राज्य निर्माण के लिए याद किया जाता है उतना ही इसके प्रशासनिक तंत्र तथा उस समय की जो धार्मिक स्थिति रही थी इसके विषय में भी इसकी विशेषता रही थी उसके शासनकाल की,
इसके संदर्भ में आप लोगों का जो उस समय में हर्षवर्धन के शासन काल में जो प्रशासनिक तंत्र रहा था तथा उस समय की जो धार्मिक स्थिति क्या रही थी, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी आने वाले समय में। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो हर्षवर्धन के संदर्भ में, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।